हरिः नमः। नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ॐ मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। भगवान के चरणों में नमन करते हुए बहुत नमाज़ों से हृदय से आपका स्वागत करते हैं। आज हम सभी लोग प्रोफेसर राघवेंद्र झा जी के श्रद्धांजलि के लिए अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नाम के साथ ही भाई साहब के साथ मेरी एक मेमोरी याद आ गई। नॉर्मली राघवेंद्र, राघव एंड इंद्र बन करके राघवेंद्र बनता है, लेकिन भाई साहब बी से लिखते थे, नॉट बी फॉर बिट्टा से बट बी फॉर गॉड वाला से राघवेंद्र लिखते थे अपने नाम में। तो एक दिन मैं ऐसे बात हुई तो बोले कि माँ मुझे राघवेंद्र बुलाती थी। मेरी माँ, मेरी माँ ने ब शब्द उच्चारण करती थी तो मैं उस शब्द को रखा, राघवेंद्र न लिख करके राघवेंद्र। तो पूरे जीवन भर वो उसी नाम से अपना उसी स्पेलिंग यूज करते थे। तो और भी कई बार भारत और रिटर्न हम करके गए। तो जननी जन्मभूमि से जो वाल्मीकि रामायण में स्वर्गाधिपति ऋषि भाई साहब के जीवन में मूर्त रूप से दिखता था, माँ और मातृभूमि। सो माँ और मातृभूमि दोनों के जीवन में केवल थ्योरी नहीं थी, प्रैक्टिकली भी उनके जीवन में चीज देखने को मिलती। तो उनकी ऐसे जो आदर्श, ऐसे फिलॉसफी, ऐसे जो मूर्त धर्म को जीने वाले तो हमके सभी लोगों में प्राउड के, गर्व के विषय थे। और शरीर लोगों के बीच में नहीं रहे। हमारे फिलॉसफी तो दोनों की बात करती है, शरीर और आत्मा की। तो सशरीर हो नहीं रहे, तो उनके लिए हम लोग सभी लोग श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ बैठा हुए हैं। तो मैं प्रकाश भाई साहब से निवेदन करूँगा, उससे पहले सब मैं पंडित जी से निवेदन करूँगा कि पंडित जी आ करके कुछ शांति पाठ और कुछ प्रेयर करें। उसके बाद से प्रकाश करेंगे तो सबको जो मास्टर सेरेमनी आमंत्रित करेंगे और हम श्रद्धांजलि सभा को संपन्न करेंगे। पंडित जी। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादार्थजन्मनः संसं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ॐ भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येत् माक्षवित्राः स्थिरैरङ्गैस्तवागुंसस्तनो हृदयसे महिदेवहितं जदायुः। ॐ जतो जतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः। ॐ विश्वानि देवशपितद्वयतानि पराशुव जलभद्रन्तन्नाशुव। ॐ गायत्री विष्णुवृत्तशुपङ्ख्याशः बृहद्दृष्टिहागौसूचिभिः शम्यन्तु द्वा शास्तोमाः शासन्दशावृतः सह प्रमारिकयः सप्तदेव्याः पूर्वे खाम्पन्था मनुदृष्टधीरान्वानेभिरेरथ्यो नरश्मेन्न। ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुषुदेवेति दूरङ्गमं ज्योतिषान् ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः
पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ऐसे सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जब भी आते थे पंडित जी हमारी पूजा करा देनी है अपनी पत्नी के साथ, और अभय जी भी आते रहते थे, क्योंकि उनके सरल स्वभाव को देख करके जब भी उनसे बातचीत होती तो अच्छा लगता था कि वो इतने बड़े महान व्यक्तित्व होने के बाद के सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। और जब भी उनके साथ कभी बातें होती थी ऐसा लगता ही नहीं था कि इतने महान व्यक्ति हैं। तो आप सभी लोग उनके विषय में इतना जानते हैं कि उनके बारे में कोई शब्द ही नहीं कि हम कुछ कह सकें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सारो मानवा। इतने धनी व्यक्तित्व होने के बाद भी सरल स्वभाव के थे। वो आज हमारे सामने में शरीर से तो नहीं है, लेकिन जो जिन लोगों से स्मृतियाँ जुड़ी हैं वो बार बार भी अगर उनका स्मरण करें तो कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही हमारे साथ में मतलब ऐसा पता लगा कि वो भारत गए हैं और वहाँ पे ऐसा हो गया, हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा हुआ। तो इतना ही प्रार्थना करते हैं भगवान। वो तो स्वयं इतना पूजा पाठ करते थे, जब भी घर पर भी इतना रामायण और जितने भी पुराणों का पाठ, गायत्री पाठ और यज्ञ इत्यादि स्वयं भी करते थे, यहाँ मंदिर में भी आकर के करते और कराते थे। तो वो तो साक्षात भगवान के चरणों में तो प्राप्त हो गए हैं और हम सबकी भावनाओं से जुड़ी है, इसलिए उनके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखी है, जो भगवान के चरणों में हमारे मन के भाव भी उनके लिए भी समर्पित हो गए। नमस्ते एवरीवन, मैं हिंदू काउंसिल की ओर से, हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की ओर से प्रोफेसर झा साहब को श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। First, I have an interaction with him in 2001 when he first came to Australia. At that time, our current Prime Minister was also came to Australia. He was not a Prime Minister, but he was the BJP Secretary. He came here. And after that meeting, actually, he went to ANU, and then ANU he met the Professor Saab. Then after, when he left Australia, Modi ji called and he said that I met the Professor Jha Saab, and he is very renowned professor, and we should remain in touch with him because he had, by heart, he wants the India's economy to be improved, and he has so many ideas. That's all interaction was there, but I never, afterwards I met Jha Saab so many times in a temple. After 2014, one day he called me, and he said, I have a call from PMO office and I have to go to Delhi. So normally in India people say that when politician calls, they might be thinking something. Always people think, what kind of politician, what is happening in this? I said, you go there, we will look after you, and we will have, whatever suggestion you want to give, you will give him, and he will try to implement it. And then after I came back, I had a lengthy chat with Jha Saab, and Jha Saab has suggested one mass healthcare, how to do the healthcare and mass insurance scheme, and how we can rural economy. What actually people, farmers, they go in a debt because there is no cover for them. They collect all the money for the whole life, and some health issue comes, that money will go, and then they collect this for their daughter's wedding or son's wedding and all this in purpose, but that is not happening, and some issue comes, the family has to pay all these savings, and then the farmer has to do all this wedding, so they borrow the money on the land, and they go in a debt trap, and afterward, that is the common things happens in rural area. So he has suggested that mass insurance scheme, and based on that, there is so many changes occurred, and then Ayushman Bharat came here. So that was actually one of the root thinking of that Ayushman Bharat was put by Jha Saab. And he was also helping me while I was the president of the Hindu Council of Australia. Any articles to be written, anything is to be written in our souvenir and all these things. Sometimes
last moment I said, Jasab, we need some article because they have not got enough article about the Hinduism, about the Ramayana, about this. And within 24 hours, he write a nice article to publish in the Souvenir. So he was actually supporting as an education activity. We have an education cell in the Hindu Council, and he was the backbone of that activity, he and few other professors. So we actually, when I heard this news when I was in India, I could not believe. But then whatever God wish, it happens. We cannot change it. But when he was passed away, at that time actually we got a message from PM office about it. They were not believing this, and Modi ji has also written one Shraddhasunam for him, which our Lakhanji will now read it. I had very limited interaction with Jha. I only used to meet him in public gatherings or whenever he used to visit temple and I was around here. And he was so down to earth that he always used to be first one to say, Lakhanji kaise hai? Even though I might not have seen him or something, he would just come specially and say, kaise hai aap? And this is how he used to approach other people as well. And that's how down to earth he was. Now that he was retired, we were thinking that we will be able to use his services in the temple a bit more in the same way as Prakash was getting help from him for Hindu Council. And we were talking about it as to how we can get more people involved, like Jha Sahab, to contribute more, to get more children, how we get children and other people involved into the temple, promote more about our religion and Hinduism and the Vedas and all that, because he had a lot of knowledge around it. So I will just be brief and just read the Prime Minister's Shraddhasunam. It is in English. So dear Shri Abhay Jhaji, the letter is addressed to her. It is really hard to believe that Professor Raghavendra Jha is no longer in our midst. My deepest condolences are with the family in this hour of intense grief. An economist of high repute, Professor Raghavendra Jha specialized in policy and planning and economic development. He was especially passionate about India's growth, and his thought-provoking inputs related to the nation's economic policy were appreciated by one and all. With his significant contribution in the realms of development economics, macroeconomics, and public economics, Professor Jha was held in high esteem by the economists across the world. Blessed with a scholastic bent of mind, he was a prolific writer who authored several insightful books and articles on a wide range of economic issues. His works will continue to inspire several generations of young economists in shaping the contours of a sustainable world. During our interaction, I often saw in him an undying passion and dedication for the welfare of India. I will always cherish my conversations with him. The loss of a father, a source of energy and constant inspiration for you, can never be captured in words. My thoughts and prayers are with you and the entire family during this hard time. Even though Professor Jha is no longer in our midst, his abiding legacy will always remain deeply ingrained in our hearts and minds. May the family, friends and well-wishers be granted enough strength to bear this irreparable loss. Om Shanti, Prime Minister. You're sharing something I had in mind, whenever I interacted with it. Most of you know, Jain service here, that economics is a very cut-throat business. To be recognized at an international level in economics. He was chair, was head of the school. Those things don't happen by accident. So he was some big voice in the world of economics. That in our field there is not much there. There is not much crowd. But in economics the crowd is so much. To distinguish yourself amongst that crowd is a very big achievement. So his professional achievement is extraordinary. I always knew it as the time I said. He came to AU, I remember same time
same time Chidanandji or some Swamiji came and Sharmaji wanted to evaluate AMU. He said, Professor Jha is there, shall we ask his help? I said, my experience with every professor in Western universities is not very good because they really do not support our type of activity. They have got their own vision of what they want to do. But Professor Jha was very, very forthcoming in help, and since then, I mean, he helped in every possible way. It was, I mean, I cannot think of any place where he did not help, where he could have helped. I remember from my hometown, Udaipur, one charity person came and we met at the temple. We called a public meeting, but only 3 or 4 of us were there. So he said, okay, any donation? So I remember Professor Jha took out an envelope and gave it to him. We said what we wanted to donate with our words, but he did not. He quietly made that donation. And I don't remember ever where he didn't put his hand in the pocket when it was time to help. I think that speaks greatly of the man. And what is touching to me, and the reason I agreed to speak now, is seeing his son. When I saw his son with him, it was so touching. I don't think I ever spoken to his son. But when I saw his son with his father, it was almost like he served him as a guru. He took a spiritual guru. And that speaks a lot. I mean, a son knows his father like nobody else. And if we can command that sort of respect in his son, I think his personality must have been extraordinary personality. And we are so fortunate he was amongst us. He did not, he helped us as much as he could. Professionally he was great, but here we can't judge his professional merit, only his colleagues can. But the place he was, we know that professionally he was great. But today here we are there to remember the human part of Professor Jha, which was also extraordinary. And everybody who knew him in every little way was delighted to have talked to him. I don't think he caused grief to anybody. His understanding of our scriptures was deep, I can guarantee that. It was quite deep, it was not superficial. And many times it happens that when people have got some big achievements, we call them to talk about our religion, which is all right. But he was within his right to talk about Hindu things, and he did it all with great justification, with great scholarship, with great passion. He talked about Hindus, and as Panditji said, well, Sadgati for his Atma is, as far as we can see from our point of view, his Atma has got Sadgati. We were all very fortunate to have known him in this small place like Canberra. I share our sincere condolence with his son and his wife. Thank you. I request Manoj Pandey to speak first. My name is Manoj Pandey. I am his former PhD student, and here I will be representing 2 of my seniors, Dr. Anurag Sharma and Dr. Nitin Gupta. हम तीनों लोगों ने उनके साथ में PhD किया था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रोफेसर झा के बारे में बोलूँगा, क्योंकि हमारा उनका रिलेशनशिप एक ऐसा था कि वो कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते थे खुल के, और मैं कभी उनसे उस तरह से बात नहीं कर पाता था, क्योंकि वो एक रिलेशनशिप था जो हमारे उनके बीच में बड़ा अजीब सा था. तो बस इतना ही कहते थे चलो अच्छा हो गया. कभी सेमिनार दिया मैंने या कभी जॉब भी मिली तो उन्होंने कहते थे चलो अच्छा हो गया नेक्स्ट. मैं उनसे मिला था 2007 में. मैं FMS दिल्ली में PhD के लिए मेरा एडमिशन हो गया था वहाँ पर. तो वहाँ जो प्रोफेसर थे उन्होंने मेरा प्रपोजल देखा तो बोले कि जब इतना अच्छा PhD करना है तो यहाँ पे क्यों कर रहे हो, मेरे एक फ्रेंड आ रहे हैं 4-5 दिन में, तुम उनसे मिल लो और उनको अपना प्रपोजल दिखाओ.
तो मैं पहली बार उनसे मिला, अभय भी वहाँ पर थे इंडिया हेल्थ सेंटर में। फिर बातचीत हुई और उन्होंने कहा एडमिशन तो हो जाएगा, बाकी स्कॉलरशिप वगैरह का तो अभी चल रहा है, काफ़ी इशू तो देखेंगे। फिर फास्ट फॉरवर्ड 2009 में वो मनरेगा और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे काम कर रहे थे, तो उनको ज़रूरत थी किसी ऐसे को जिसको डेटा वगैरह का और इशूज़ का नॉलेज हो, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और 2 महीने के लिए मैं पहली बार यहाँ पे ANU में विजिटिंग के लोग आया। एक आपको याद होगा कि FDI का था कि रिटेल सेक्टर में FDI का 26% और कुछ आने का मुद्दा था, और इन्होंने इतना अपोज किया कि इनके अगेंस्ट में बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, मैं नाम नहीं लूँगा, और बाद में वो नीति आयोग में बेनिफिशियरी भी बने, उन्होंने इनके अगेंस्ट में एक आर्टिकल लिखा इनके जवाब में। फिर इन्होंने जब जवाब दिया उसके बाद मेरे ख्याल से 2-3 राउंड चला ऐसा, और उसके बाद फिर वो शांत हो गए, क्योंकि इनका जो आर्गुमेंट होता था वो सिर्फ डेटा के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे नहीं होता, तो उसका एक रूट बैकग्राउंड हमेशा मैं बात करूँगा उनके कि वो हमेशा इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते थे कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अगर वो कॉन्टेक्स्ट फिट नहीं हो रहा है तो फिर आप जो भी कहेंगे वो बात आपका जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसको बहुत वैल्यू देते थे। तो लास्ट में है उन्होंने जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने बंद कर दिया आर्टिकल लिखना अगेंस्ट में, तो ये उस टाइम में भी अपोज करते थे। बाद में मोदी जी के आने के बाद में मोदी जी ने इनको वैल्यू दिया, इनकी बात सुनते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मोदी जी की बात को या गवर्नमेंट को हमेशा सपोर्ट ही करते थे, ये हमेशा फीडबैक देते थे। वो हमेशा इस तरह से फीडबैक देते थे कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके सपोर्ट में हम नहीं हैं, बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो चीज़ें हैं वो अपने आप। इट इज ए वेरी ऑनेस्ट इकोनॉमिस्ट, ऑनेस्ट सन ऑफ द सॉइल। मैं उन्होंने जब रिटायर हो रहे थे वो, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी हम PhD स्टूडेंट्स को, तो उसमें 3 लोग तो हम लोग यहीं पे हैं, लेकिन जितने भी उनके फॉर्मर PhD स्टूडेंट्स थे, टोटल उनके 26-27 PhD स्टूडेंट्स रहे पूरे उनके 46 साल के करियर में। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और मैं पहले मैं सोच रहा था कि मैं उसको समराइज करूँगा, लेकिन मैंने फिर सोचा कि उनका चिट्ठी लेके आता हूँ मैं और थोड़ा पढ़ूँगा मैं इसको, क्योंकि इस चिट्ठी को समझने में मैं जब पहली बार पढ़ा 2003 में उन्होंने लिखा था जून में, तो बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसके अंदर में न सिर्फ इकोनॉमिक्स है, न सिर्फ हिंदू फिलॉसफी है, न सिर्फ, बट इसके अंदर में आप अगर किसी भी फील्ड के हो, आज के डेट में हम लोग बात करते हैं कि हमारे नौजवान भटक गए हैं, लोग भक्त हो गए हैं, ये हो गए हैं। उन्होंने उनका पहला एडवाइस जो था, उन्होंने लिखा था कि द फर्स्ट एडवाइस आई हैव इज टू गिव यू इज डू नॉट जज एनीवन अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज और हर शूज। फिर उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आज के डेट में लोग पहले डिसीजन बना देते हैं कि मेरा मेन कंक्लूजन क्या है, और फिर बैकवर्ड एनालिसिस करते हैं और उसको प्रूव करते हैं, चाहे वो फेवर में हो किसी के या अगेंस्ट में। डोंट डू दैट। जब तक कि पूरा कॉन्टेक्स्ट न समझ लो, जब तक कि तुम जो कहना चाहते हो, जब तक वो चीज डेटा से नहीं आ रहा है, एविडेंस से नहीं आ रहा है, डोंट से दैट। उन्होंने लिखा है लास्ट में कि इट इज hallmark of a well educated and thoughtful person that they do the analysis first and are willing to listen to different viewpoints before arriving at conclusions. दूसरा उनका जो एडवाइस था, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री को उन्होंने कहा कि डोंट बी कोकोनट ट्री, बोथ आर फाइन। मैंगो ट्री और कोकोनट ट्री दोनों ठीक है, लेकिन हमेशा मैंगो ट्री बनो। मैंगो ट्री गिव्स शेड फ्रॉम द सर्चिंग स्कॉचिंग समर सन which the coconut tree cannot. The twigs and small branches of the mango tree have a number of domestic uses. The mango tree is very accessible. Even a child can climb up and pluck a few fruits, whereas it is dangerous task to climb up the steep trunk of a coconut tree to pluck its fruits. I have tried to be like the mango tree during my career by being accessible, protective and helpful, and I would advise you to be the same. और तीसरा एडवाइस था एक्चुअली, इसमें उन्होंने बैकग्राउंड दिया कि उस यारी फिल्म का हमारे भगवत गीता से उन्होंने लिंक किया, लिंक महाभारत से एक्चुअली लिंक करके कहा कि
A tale from the epic Mahabharata addresses this. During the course of a long conversation in the epic Mahabharata, Yaksh asks Yudhishthir, the eldest of 5 Pandav brothers, what is the strangest thing in this world? The stunning response was, the strangest thing in the world is that, whereas the only thing certain about life is that it will end if we behave as if we are going to live forever. अब इसको हमने काफी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसको उन्होंने इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल उन्होंने यूटिलाइजेशन में यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम से उन्होंने जोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई यारी ने यही बात मैथमेटिकल तरीके से कही थी कि हम डिस्काउंट करते हैं जब फ्यूचर को, सो डोंट डिस्काउंट इट, वी बिहेव एज इफ वी विल लिव फॉरएवर एंड डिस्काउंट द फ्यूचर हैवीली, अदरवाइज we would not be so negligent about facing intertemporal issues such as climate change or the alarming accumulation of public debt to be paid off by future generations and their real value eroded through unanticipated inflation. This is why I consider Yari's theorem to be among the greatest theorem of the, and this theorem was written in 1965. वो 2021 में उसको लिंक कर रहे हैं महाभारत से और हमें एडवाइस दे रहे हैं। बट एक कॉन्टेक्स्ट था, उनका जो मेन एडवाइस था, विद दिस एज बैकग्राउंड आई वुड नाउ लाइक टू पास ऑन माय थर्ड एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, डू नॉट डिस्काउंट द फ्यूचर टू मच। द फ्यूचर इज इंपॉर्टेंट, कीपिंग द कैन डाउन द रोड इज नो सोल्यूशन, प्रॉब्लम्स ओनली गेट aggravated if our responses to them are postponed. I know Keynes did say that in the long run we are all dead, but our children and grandchildren will be alive in the long run. A big challenge for all of us is how to care about future within a democratic framework. So he was a strange believer of democratic values and framework, which sometimes induce us to not look beyond the next election. So in this case, he is also saying that, the democratic framework has some limitations, that people don't see beyond the next election. Both challenges have to be met. We must confront problems and we must remain democratic. और बाद में उन्होंने कहा कि मैं अब मेरा करियर काफ़ी बिजी रहा है, मैं इंडिया में जाकर के रहना चाहता हूँ और काफ़ी ट्रैवल करना चाहता हूँ। नहीं हो पाया उनसे उतना ज़्यादा, लेकिन वो उनकी एक इच्छा जो मुझे बार बार बोलते थे कि विदेश में मरना जो है वो कभी भी उनको नहीं पसंद है। तो वो जब मैंने सुना, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुझे टेक्स्ट किया था, फिर मैंने थोड़ा पता किया, पहला चीज मेरे दिमाग में आया कि उनका एक विश तो फुलफिल हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। मतलब वो जब किसी चीज को बोलना चाहते थे तो इस तरह से बोलते थे कि आप उसके आगे उनसे कुछ पूछ न सको और वो जो कहना चाहते थे वो कह देते थे। अपने उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। कभी भी वो मैंने किसी को नहीं देखा, कभी भी इतने वो स्ट्रेस में भी कभी होते थे, मुझे लगता था बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि इकोनॉमिक्स पढ़ना जो है इतना आसान नहीं है, लेकिन कभी वो इरिटेटेड नहीं दिखे मुझे, कभी वो किसी को कि नहीं ये जल्दी कर दो, ऐसे कर दो। मैंने उनके साथ में डायरेक्टली 1.5 साल उनके अंडर में काम किया है, उसके बाद PhD स्टूडेंट भी रहे हैं। कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका फ्राइडे का फिक्स होता था कि फ्राइडे को PhD स्टूडेंट्स आएंगे, 3 बजे 3:30 बजे उनका एक टाइम होता था और उस बीच में वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा उनके साथ में बात करते थे। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। मैं जब PhD कर रहा था 1 महीना में गायब हो गया, क्योंकि उस समय लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये PhD का एक फेज होता है जिसमें आप सोचते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब वो क्या रहा है मेरी लाइफ में। तो मैं 1 महीना पूरा गायब हो गया। उनके ऑफिस में जाता नहीं था, बगल में मेरा ऑफिस था, लेकिन मैं उनसे मिलता नहीं था, क्योंकि पूछेंगे कि कहाँ तक बड़ी गाड़ी, वो गाड़ी बढ़ी नहीं रही थी। तो उन्होंने एक बार उनको आइडिया लग गया। उन्होंने मुझे कहा मनोज आई नीड योर हेल्प, कैन यू कम एट 3 o'clock। तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं गया उनके पास में। उन्होंने हिंदी में एक आर्टिकल लिखा था, हिंदी की पत्रिका के लिए लिखते थे वो। हाँ, तो उन्होंने एक बोला कि थोड़ा इसका प्रूफ रीड कर दो। तो मैं वो प्रूफ रीड क्या करूँगा, उनसे ज़्यादा थोड़ी मैं हिंदी जानता था, लेकिन
मुझे उन्होंने दिया पढ़ने के लिए, पढ़ा उसको। पढ़ने के बाद बोले कि बहुत अच्छा कर रहे हो और हो जाएगा सब। उन्होंने पीएचडी के बारे में कुछ बात ही नहीं करी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैं जाके घर पे सोचा तो उस आर्टिकल में जो मेरे इश्यूज थे वो आर्टिकल में मेरे इश्यूज पूरे सॉल्व हो गए थे। तो मैं दोबारा फिर लाइन पे आ गया। मुझे पता नहीं चला कि मैं 1 महीने बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं काफ़ी आगे तक जाएंगे। तो वो इस तरह से उनका वो बात करते थे, इस तरह से सोचते थे चीज़ों के बारे में। मैं जब ANU छोड़ रहा था 1.5 साल पहले, तो उनको पसंद नहीं था। उनको था कि मैं एकेडमिक में ही रहूँ और उनको विश्वास था पूरा। तो लेकिन उन्होंने मना नहीं किया मुझे कि मत जाओ। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं क्लोजिंग द गैप रिपोर्ट पे काम करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंडिजिनस लोगों पे काम करने जा रहा हूँ, तो बड़े खुश हुए। क्योंकि उनका ज़्यादातर टाइम हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स, ज़्यादातर उनका व्यू है कि लोग वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो GDP, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इस पर काम करते थे। लेकिन उनका जो पॉवर्टी, उनका एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका जो पूर्ण माइक्रो लेवल का जो काम था वो अमेजिंग था। मनरेगा का काम था जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सब काम बाकी लोग क्रेडिट ले लेते थे उनका काम का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते थे। वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह में भी जाते थे, तो बस अपना काम करके अब चले गए। लेकिन उनका जो अंडरस्टैंडिंग था जो इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का खास करके, वो अमेजिंग था। वो डेटा आने से पहले ही उनको पता चल जाता था कि क्या होने वाला है, क्या चलने वाला है। और न्यूज़ उनके कभी कभी तो ये होता था कि मैं अभी न्यूज़ ट्विटर पे आया, मैं उनसे जाके 10 मिनट बाद में कॉपी पे मीटिंग है, और उनको पता है कि क्या न्यूज़ है। वो इतने अप टू डेट थे। खैर उनका जो रेगुलर लाइफ था, और अनुराग भैया वगैरह बात करेंगे, ये लोग ICIDR में थे जब इसके पहले वो इंदिरा गांधी जो इंस्टीट्यूट है मुंबई में, वहाँ पर भी उनका वही रूटीन था। उसके पहले भी उन्होंने दुश्मन बहुत बनाए वो बहुत शालीन थे, लेकिन उनको लेकर के लोग जलते थे। जैसे एक आर्टिकल उनकी एबिचुरी में हम लोगों ने लिखा, ANU ने लिखा, बेसिकली हमने हेल्प करी EPW के लिए, इकोनॉमिकल पॉलिटिकल वीकली के लिए। इसको पब्लिश करने में थोड़े मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि लोग इनकी तरक्की से भी, मैं नहीं कहूँगा कि वो जलते थे इन द नॉर्मल सेंस, लेकिन इनके कंप्लीटर भी काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि लोग मशक्कत करते थे कंप्लीट करने के उसमें। तो मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि उनका जो रेपुटेशन आज से नहीं है, वो उनके जो PhD सुपरवाइजर थे वो नोबेल लॉरिएट थे 2006 के। तो शुरू से ही बाकी लोग बताएंगे उनका स्कूलिंग वगैरह के बारे में, लेकिन कोई एक अच्छे स्टूडेंट थे, एक अच्छे एडवाइजर थे, एक अच्छे सुपरवाइजर थे, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उनके अंदर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो आप कहें कि नहीं ये थोड़ा सा हटके है। आई विल स्टॉप हियर। उनके जैसा, मतलब मैं धनी हूँ इस बात से कि मुझे उनके जैसा सुपरवाइजर मिला, मुझे उनके जैसा गुरु मिला, और ये सबके लिए सदमे की बात थी जब उनके बारे में सुना। लेकिन उनकी अच्छी मेमोरी के साथ में रहने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओम शांति। भगवान से प्रार्थना है कि प्रोफेसर झा की आत्मा को शांति दे। मेरा नाम किस्लय झा है, और जब भी मैं प्रोफेसर झा के बारे में सोचता हूँ तो 2 शब्द भी मेरे दिमाग में आते हैं, विद्वता और नम्रता। और बहुत ही कम उम्र में हम लोगों को ये पढ़ाया गया था कि नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षश्च मूर्खश्च ना नमन्ति कदाचन। तो विद्वान आदमी फल से लदे पौधे के समान होते हैं, और वो बड़े लचीले और नम्र होते हैं, और इसके प्रतीक थे प्रोफेसर झा। तो हम भगवान से उनकी मुक्ति की कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं। और आज मैं एक और बात बताना चाहूँगा। मेरे दादाजी रोज एक भजन करते थे, तो बचपन में लगता था क्यों ये भजन करते हैं, पर बाद में लगता है कि वो याद दिलाते थे कि इस तथ्य को भूला नहीं जाए।
तो उनका भजन ये था कि मानव एक खिलौना भर है, सदा टूट जाने का डर है। कच्ची मिट्टी से बना हुआ, कच्चे धागे से बंधा हुआ, यह नश्वर है, मानव एक खिलौना भर है। I met Dr. Jha in SKCC because he used to come many times. उस समय मैं यहाँ पर ट्रेजरर था, तो कभी वहाँ बैठते थे, उन लोग चंदा देते थे, तो क्या डॉक्टर साहब बैठिए। तो हमने उनसे पूछा कि हमने कानाफूसी में सुना है कि कुछ पैसा इधर उधर भी हो सकता है, करते होंगे लोग। उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी लगी, सिंह साहब, कोई भी अगर आदमी ऑनेस्टी से करे, उसके ऊपर कोई भी लांछन कभी नहीं आएगा। ये बात उनकी बात उनको लेकर के 2 साल ट्रेजरर थे। उसके बाद कोई हमको इतनी खुशी हुई, इतने ऑनेस्टी से हमने इतना काम किया, इतना हमने यहाँ पे टाइम दिया कि आप उसको कोई समझ नहीं सकता है। एनीवे, और फिर डॉक्टर साहब की वाइफ, मेरी वाइफ, दे स्पीक द सेम इंडियन लैंग्वेज, मैथिली। वो लोग भी होंगे काफी हो, तो फ्रेंडली टाइप। तो हमको घर बुलाते थे, आए 1-2 बार आए भी, उनसे बात किए। देखिए, इकोनॉमिक्स के बारे में हमको भी नहीं पता है, हमको पता था कि इकोनॉमिक्स के वो हैं, ज्ञाता है, सबको जानते हैं। हमने 1-2 बार पूछा था, इंडिया में क्या होता है, पैसे का जो गवर्नमेंट इधर पर ट्रांसफर कर रही है, सब्सिडी दे रही है। मनोज भाई पता होगा, आप तो वो हैं। तो बोले देखिए, सब्सिडी इज नॉट गुड, गरीबों की हेल्प नहीं करेगी। जब तक गरीब के हाथ में पैसा नहीं होगा, तभी ना कुछ खरीदेंगे, गवर्नमेंट देगी ना सब्सिडी। गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफर करो, जो पूरे से पुअर है। तो भाई समझ में नहीं आया, बिना कुछ किए कैसे कोई ट्रांसफर करेगा। नहीं, आजकल इकोनॉमी का ही यही है कि इंडिया में गरीबी को कोई अपलिफ्ट करना चाहता है, उसको डायरेक्ट पैसा दो, गिव देम सम पावर टू परचेज समथिंग, गिव देम पावर टू बाय से अंडर दिस थिंग। उज्ज्वला, अब उज्ज्वला क्या दिया, बेचारे को पैसा नहीं, हमारे कैसे उसको मिलेगी सब्सिडी। बट एनीवे, these 2 things he talked to us, which was very impressive. हम तो जानने वाले हैं नहीं इकोनॉमिक्स का, हम तो ABC भी हमको नहीं पता है, बट 1-2 चीज हमको उनकी अच्छी लगी। प्रोफेसर श्री राधाकृष्ण शर्मा जी, वो आज आने वाले थे, उन्होंने उनका ज्ञान सीखने तो नहीं आ पाए सीखने से, तो उन्होंने निश्चित किया है कि मैं पढ़ रहा हूँ। ओम सर्वशक्तिमाने परमात्मने श्री रामाय नमः। हमारे परम श्रद्धेय भाई प्रोफेसर राघवेंद्र झा जी की पुण्य स्मृति में 2 शब्द उन्हीं के चरणों में मैं श्रद्धांजलि समर्पित। हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि इस जीवन में उनके दर्शन, उनके समीप रहने का, बात करने का भगवान ने अवसर दिया। आदरणीय भैया का योगदान अपनी प्रोफेशनल फील्ड में इतनी ऊंचाइयां पहुंचने के बाद अध्यात्म और भारतीय परंपराओं में जीते हुए एक आदर्श जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भैया से मेरी बातें अवसर हुआ करती थी, कभी अध्यात्म पर, कभी उभरती हुई भारतीय इकोनॉमी। दिव्य जीवन संघ के जब भी कोई पूज्य स्वामी जी आते, उनका स्वागत अपने घर में और सत्संग में उनके दर्शन होते। आदरणीय भैया से मेरा विचार विमर्श 2 अक्टूबर 2023 में हुआ।
जब हम दोनों ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उनके दर्शन की चर्चा की, वह 22 जनवरी 24 को होना था। भैया को पहले जाना था, तो मैंने कहा भैया आप जब जा रहे हैं तो आप दर्शन कर लेना, प्राण प्रतिष्ठा के बाद में हो जाएगी। अयोध्या धाम में रहने की व्यवस्था के बारे में कांटेक्ट भी कर लिया, लेकिन भगवान की इच्छा और इसकी इच्छा जैसे प्रभु श्री राम की इच्छा। पूज्य भैया आपके साथ आपका भगवान श्री राम के प्रति और गुरु माता के प्रति अटूट प्रेम एवं भक्ति हम सभी का मार्गदर्शन करती रहेगी। भगवान सीताराम और श्री गुरुदेव से प्रार्थना है कि आपकी दिव्य आत्मा को अपने श्री चरणों में वास दे एवं परिवार को इस संकट की घड़ी में पूर्ण शांति दे। प्रेम से सभी बोले रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे, सिया राम हरे, हरिओम तत्सत। ये राधेश शर्मा जी ने मैसेज भेजा जब काफ़ी गुजरेगी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने ये संजय पांडे जी को, तो बिहार जाट सभा के हम देखते हैं इसे व्यूवर्स। दुनिया में बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने सीमित संपर्क में भी लोगों को काफ़ी प्रभावित कर सकते हैं, और इतने लोगों को सुनने के बाद हमें लगता है कि हाँ, हमने उनके साथ समय बिताने का जो था हमारे पास अवसर, वो हमने बहुत कुछ गंवाया है और प्रभावित भी हुए हैं, क्योंकि बहुत कम समय बिताने पर वो इतना प्रभावित करते थे, जैसे कि उनका कहना बोलना और कैसे व्यवहार करना या कुछ भी शांति, वो एक सौम्यता, गंभीरता और विद्वता की एक प्रतिमूर्ति थे। और उनकी जो सोच थी, उनका दर्शन जो था, उनके लेखन में भी हमें काफ़ी दिखा, क्योंकि मैं कभी कभी उनके लिखे हुए कुछ लेखों को और कहीं और पत्रिकाओं में आता था, तो उनकी लेखन शैली ऐसी थी, इतनी सरल थी कि लोगों को समझ में आ जाता था। ये ऐसा नहीं था कि हमें बहुत गूढ़ जानकारी हो तभी हम उस बात को समझ सके, तो बहुत धीरे धीरे वो बात करते थे और पॉइंट वाइज बात करते थे। कैसे, जैसे कि आजकल के भारतीय अर्थव्यवस्था में भी क्या क्या परिवर्तन आ रहा है और वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये हर स्टेप जरूरी था, ये सब हमें कई बार सुनने को भी मिला उनके मुख से भी। और हर चीज़ को वो बहुत ही तार्किक ढंग से प्रस्तुत करते थे। कई बार उनके द्वारा बुलाए गए कई लोगों, विद्वत और अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी ख्याति प्राप्त लोगों से भी मिलने का मौका मिला है, क्योंकि वो एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समाज के एक ब्रिज थे, एक पुल की तरह थे, क्योंकि उनको एक मौका था और उनका सामर्थ्य था कि बड़े बड़े लोगों को भी अपने के.आर. नारायणन जो उनकी सीरीज होती थी उसमें बुलाया करते थे और ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का और व्यक्तिगत रूप से मिलने का, बातचीत करने का भी मौका मिल जाता था हमें। तो ये सब चीज़ हमें काफ़ी अच्छी लगती थी और उनका प्रभाव ऐसा भी था कि उनके जाने के बाद भी हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, और शायद यही कारण है कि हम इतने महीनों के बाद आज उनकी श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं सभा में। ये दर्शन, अध्यात्म और अपनी जो व्यवहारशीलता है, जो कि अर्थव्यवस्था के रूप में आती है सामने, उसका ऐसा सम्मिश्रण था कि रहन सहन, खान पान, आहार व्यवहार और अध्यापन और अध्ययन सभी में उनका दिखता था कि किस तरह के गंभीरता और गरिमापूर्ण व्यक्तित्व थे वो। ऐसे मैं क्या बोलूँ, छोटी मुँह बड़ी बात, आप लोग भी काफ़ी लोग उनसे संपर्क में रहे और उनसे ज़्यादा गुणों के जानने की आपको अवसर मिले, लेकिन जो भी है हमें गर्व होता था कि हमारे बीच भी ऐसी एक हस्ती है जो कि अपने पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में, क्योंकि उनके लेखन की सूची देखें तो वो शायद यहाँ से हमारी लंबाई से भी दूर चली जाती है। अगर पेज में उसको एक एक करके भी उसको लिखें तो काफ़ी लंबी हो जाती है, जो कि हमें लगता है कि हम अपने इतनी उस छोटी सी जिंदगी में उतना कर पाएंगे, ये सोचना भी काफ़ी बड़ी चीज़ है।
और हम सभी समाज के लोगों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि और उनके परिवार को शक्ति प्रदान करने की भी कामना करते हैं। Request Atalji by Sushil Srivastava. भाइयों बहनों, मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहता हूँ। मगर शुरुआत में पंडित जी ने जो शांति पाठ की ना, तो शांति पाठ से मुझे ये हुआ कि प्रेमदा जी एकदम शांतिपूर्वक एक सज्जन थे, और जब हम उनको मंदिर में मिलते थे तो भी हम देखते थे कि कितने शांत स्वभाव है। मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक तो है, एक अंग्रेजी लेखक लिखा कि फॉर मेनी अ फ्लावर, फॉर मेनी अ जेम ऑफ प्योरेस्ट ग्रेसरी, द डार्क अनफैथोम्ड caves of ocean bare, for many a flower is born to blush unseen and spread its perfume in the desert air. वो रघुवान जाके हमारी तरफ से उनको वो एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे गए। दूसरी बात मुझे ये कहना चाहता, तो वो मनोज पांडे जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि आई ऑलवेज सो डॉक्टर झा एज ए ह्यूज आइसबर्ग। आइसबर्ग के बारे में आप जानते हैं, उसका 7वां भाग ही हम देख सकते हैं, 1/7, the 6/7 is below the ocean, and that below the ocean part is what most of us did not see, yet he was contributing all the time. And this goes to show that we should never take things for granted. People do a lot of things, people contribute a lot of things, and we should always appreciate not only what they have said whilst we have been able to listen to him, but what he is doing without us not even noticing. For a judgment, whether we agree or disagree, आप तो जानते हैं प्रोफेसर लोग का जो थियरीज होती है, सब कुछ तो कुछ थियरी में कुछ मामला ऐसा होता है कि लोग इधर से कहेंगे, इधर से कहेंगे, मगर बात यह है कि उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है, एंड वी गॉट टू अप्रिशिएट इट, एंड इट इज़ फॉर अस, जैसे आप कहते थे कि इंट्रोडक्शन में ही सब मामला है, वो हमको समझना चाहिए। तो ये दूसरी बात है। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रोफेसर झा basically was a very decent guy. Any person who regularly comes modestly to the temple, regularly, and I've seen this all the time, that person has got some oneness, some goodness in him, some modesty and some thoughtfulness in him, that he is able to do that. बहुत से लोग मंदिर आना नहीं चाहते, बहुत से लोग शर्माते हैं मंदिर आने से, बहुत से लोग समझते नहीं हैं कि मंदिर आने से हमको क्या शांति प्राप्त होती है। But when we are new, is to come to our AGMs, is to come to our meetings, is to contribute either directly or indirectly, academically, to the benefit of the temple. So we've got to appreciate that, and we do appreciate that. Those are the few things I wanted to say, and I hope that we will remember his legacy. We should remember the legacy that he has left behind through his son, through his family, through what he taught, and through what he shared. And in his last lines, in his last few days of his life, what he did is very appropriate. He shared what he knew. He shared his knowledge. हम तो पैसा सब कुछ छोड़ जाते हैं, मगर नॉलेज अगर हम शेयर करके जाते हैं तो ये सबसे बड़ी बात है, and that is something that he did. I wish
all the learned people would do that. धन्यवाद. Now, I request anyone from the audience. राघवेंद्र था एक बहुत बड़ी महान हस्ती थी. आप सब लोगों ने उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में और भी सुना है. हमारे उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात बात तो नहीं होती थी, लेकिन चूँकि हमारे सबक के आसपास रहते थे तो कभी कभार मुलाकात हो जाती थी. सबसे बड़ी बात मैंने उनमें ये पाई, इतनी महान व्यक्ति होने के बाद में उनका जो पर्सोना था, इसको बोलते हैं बाहरी, वो देखने से इतने सौम्य पुरुष नजर आते थे कि उनको देखें तो इनसे लगता है शांति की धारा प्रवाहित. ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी व्यक्ति के संपर्क में आए, उनके पास जाने तो आपको शांति महसूस होती. तो मुझे मेरी जो उनकी याद है, 2-3 बार जब भी उनके घर में गया तो बस उनके आमने सामने बैठने से एक जैसे शांति की प्रवाह जो निकला, मैं हमेशा याद किया. तो जरूर उनमें एक दैविक आभा थी. और कोर्स बहुत बड़े विद्वान थे, महान, उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी अपने फील्ड में और भारत व्यापी करके उनका योगदान था. लेकिन मुझे मेरी याद उनके बारे में जैसे उनमें दैवी शक्ति थी कि उनके पास जाता है उसको शांति महसूस होती है. तो मैं इन्हीं मधुर यादों के साथ उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि उनके परिवार को स्ट्रेंथ मिले, बल मिले, ताकि इस महान क्षेत्र को संभाल सकें. डॉक्टर गुप्ता जी, उनके पीजी स्टूडेंट्स थे. नमस्ते, मेरा नाम नितिन गुप्ता है. मैं प्रोफेसर झा का PhD स्टूडेंट था मनोज के साथ ही. तो देखो अभी अवसर दिया बात करने का, मैं भी कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ. तो ज़्यादा कुछ वैसे बोलने को है नहीं, क्योंकि सब लोगों ने इतनी अच्छी बातें बोली प्रोफेसर झा के बारे में. मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ उनके बारे में, जो उनका जीवन में, मेरे जीवन में उनका प्रभाव जो रहा है. एक घटना आपको बताता हूँ. जब मैं पहली बार प्रोफेसर झा से मिला 2006 के अंदर या 2007 के अंदर, एक बहुत महान अर्थशास्त्री हैं, भारतीय अर्थशास्त्री हैं, उनका नाम ही लूँगा, इकोनॉमिस्ट हैं. तो वो ANU आए हुए थे एक स्पीच देने को, एक लेक्चर देने को. तो वो इतने विख्यात है, तो मैं उनकी बात सुनने को गया. तो बाद में मन में आया कि मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, जो ये बड़े अर्थशास्त्री हैं. तो मैं गया, उनकी टॉक के बाद उनसे बात करने को गया. तो उनका इतना एक अहंकारी जो आचरण था, इतना उनका जो मनोभाव इतना एरोगेंट था कि एकदम से मैं एक नौसिखिया सा स्टूडेंट से प्रश्न पूछ रहा हूँ तो एकदम बोलते नहीं, ये तो पूछने लायक नहीं है, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ. प्रोफेसर झा बैठे, इनसे बात करो. ऐसी बात हुई तो मैं एकदम से हिल गया थोड़ा सा कि क्या जो है तरीका होता है बात करने का. इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं और एक स्टूडेंट है अपना, बस मैं अपना वहाँ पर ग्रेजुएट डिप्लोमा करने आया था ANU. तो ये मेरे को बहुत बात जो है मन में चुभी. खैर मैंने जाके मैंने प्रोफेसर झा से बात करी तो एकदम ही जो है अलग ही सिचुएशन दिखाई पड़ी कि इतने विनम्र स्वभाव के, इतने सौम्य स्वभाव के जो है व्यक्ति हैं उसकी. और वो तो मेरी बस उनसे पहली बार बात हुई तो उन्होंने कहा चलो अब ये स्पीच खत्म हो गई, मेरे साथ ऑफिस चलो मिले. तो ये जो जिस बड़े लेक्चर थिएटर में हम लोग थे उनके साथ में चल करके वापस उनके ऑफिस तक गया और इतने अच्छी तरीके से, इतनी नम्रता से उन्होंने बात करी कि वो जो पूरा जो घटना थी, जो पूरी परिस्थिति मेरे मन में छाप छोड़ गई है कि एक तरफ एक अर्थशास्त्री आए, इतने विख्यात, इतने बड़े,
उनका इस तरीके का आचरण था और एकदम से दूसरे अर्थशास्त्री इतने विख्यात, इतने पहुँचे हुए हैं और इतना उनका सरल, इतना विनम्र सा जो स्वभाव था। तो ये जो एक कंपैरिजन, जो एक तुलना का जो मैंने जो अनुभव करा, ये मेरे मन पे बहुत प्रभाव करा। तो जैसे मेरा अपना जीवन आगे बढ़ रहा है, तो वो उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को याद करके मुझको बहुत सीख मिलती है। ये दो लोग थे, एक इतना अहंकारी, एक इतना विनम्र, तो विनम्र बनने का सीखो। और जो आप सब लोग इतने लोगों ने इतनी बातें बोली हैं, तो सभी का ऐसा अनुभव रहा है प्रोफेसर झा के साथ। इतने अच्छे इंसान थे और जब मैं उनसे मिलने गया तो उस टाइम पे मेरे पास PhD स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं थी। मैं ANU आया इसलिए था कि पहले जो है अपनी किसी तरीके से स्कॉलरशिप लूँगा, फिर PhD करूँगा। तो सिचुएशन ये होती थी कि मेरे मार्क्स उसके लिए था कि एक HD एवरेज मेंटेन करनी पड़ती है। मैंने 80% एवरेज मेंटेन करनी पड़ती थी टू गेट अ स्कॉलरशिप। तो मैंने स्कॉलरशिप के एवरेज, जो ग्रेड्स के एवरेज बहुत अच्छी मेंटेन करी हुई थी। आखिर में जाकर मेरा एक कोर्स खराब हो गया और एक कोर्स की वजह से मेरी जो है ग्रेड एवरेज खराब हो गया। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मेरे को उस टाइम में ANU की शॉर्टलिस्ट में था स्कॉलरशिप की, उस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो मैंने प्रोफेसर झा से जाके बात करी, तो कहते देखता हूँ मैं क्या करता हूँ। तो फिर उनका कुछ हफ्ते 2 हफ्ते बाद मेरे पास खुद ही फ़ोन आया कि अपना CV भेजो मेरे पास और मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो मैंने CV भेजा। फिर उन्होंने मेरे को जो है जो आर्ट कॉलेज डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप दिलवाई, डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप, और उसके कारण मेरा PhD हो पाया। तो जब उन्होंने रिटायर किया, वो निवृत्त हुए अपनी सेवा से, तो उनका जो जिस मनोज ने जिस चिट्ठी के बारे में बताया था, तो मैंने उनको जाके लिखा कि सर मेरा लिटरली आपने मेरी लाइफ बना दी है, बिकॉज अगर मेरे को PhD नहीं मिलती तो आई वुड हैव रिटर्न एज अ फेलियर बैक टू इंडिया। तो वो थे जिनकी उदारता की वजह से, जिनकी दयालुता की वजह से मेरे को जो है मेरा यहाँ पे PhD के लिए कर पाया अपना, फिर बाद में करियर बना रहा हूँ। तो मेरा तो लिटरली जीवन उन्होंने बनाया। जब मैं यहाँ पे आ रहा था, मेरी वाइफ ने बोला कि मेरी तरफ से भी प्रे कर देना, क्योंकि हमारे जीवन में जो प्रोफेसर झा का प्रभाव है किसी और दूसरे व्यक्ति का नहीं है। तो ये बस मैं आपको बताना चाहता था कि इस प्रकार के व्यक्ति थे वो। और औरों ने भी बोला है, मेरी भी ये कामना है, भगवान से प्रार्थना है कि उनको, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको सदगति मिले। और मेरे को कोई इस बात में संशय नहीं है कि उनको सदगति मिली होगी। जिस प्रकार के व्यक्ति थे, जितना उन्होंने लोगों पे दया करी है, जितना उनका उदारचित स्वभाव था, तो उनकी तो सदगति होना मेरे विचार से निश्चित है। Request Jasap Nabai to Thank you very much. Thank you all for coming over for Dad's Shraddhanjali. I'm very grateful to all of you. Thank you all for all your kind words and everything. And no matter what we say for Dad, all these words and everything is very minuscule for the giant titan he was when he was around physically. And I've written something, but I think everything else was covered, so I don't have that much more to add, given that even I am still rattled, and this trauma will be with me and Mama and with all of us for the rest of our lives for the personality he was. As a son, I would like to say that he was the best dad anyone could have wished for. I'm forever extremely grateful to him for all his years of care and support that he helped me and many others through rough challenges. Through his practices, he always taught me the importance of kindness, resilience, caring for others, acting and living with integrity, and how to be an admirable human being. This is something that he has shown through his practices that we all can do and aspire for, and he was an epitome of that. I can never. I'm always forever grateful. Thank you. Silence.
सभी लोग यहाँ फ्लावर है उसको अर्पित करेंगे। तो अर्पित करेंगे।